कैमरा सीधा। नहीं, यही है। नमस्कार ऋषि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार ऋषि जी। आप सबको मेरा नमस्कार। फेसबुक पे लाइव मैं थोड़ा कम करती हूँ, ज़्यादातर मैं जूम या टीम में करती हूँ। तो मुझे कृपया आप बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं। जी, चलिए ऋषि जी, बहुत बढ़िया। आप जब कहेंगे तब मैं लाइव शुरू करूंगी। आज इतवार की शाम आप सबसे जुड़ के अच्छा लग रहा है। रोज ऑफिस का काम निबटते निबटते ही 8 बज जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इतवार की शाम का इससे बढ़िया उपयोग और क्या हो सकता है, एक बार फिर बच्चों से जुड़ना। तो मुझे बताएं कि क्या कहानी पढ़ने से पहले मैं कहानी प्रक्रिया और अपने बारे में, कि मैं बच्चों की कहानियां मैंने कैसे लिखना शुरू किया, इस बारे में कुछ बताऊं। जी, लाइव प्रोग्राम में मुझे शांत रहना और बिना कुछ बोले रहना ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल लगता है एक तरफा संवाद हो रहा है। बिल्कुल। जी, ऋषि जी शुरू करूं मैं? आप कहें तो फिर मैं शुरू करती हूँ। जी, संगीता जी ने कह दिया है तो मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल। चलिए, जब तक और लोग नहीं जुड़ जाते, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। बहुत मज़ा आता है मुझे कहते हुए कि मैं एक बहुत छोटे शहर भिलाई में पली बड़ी हूँ। तो जाहिर सी बात है, जन्म से दक्षिण भारतीय हूँ और कर्म से ऑफ कोर्स हिंदी भाषी कहें या हिंदी को मैंने अपनी कर्म की भाषा मान लिया। बिल्कुल। तो भिलाई में हम सब बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे। तो उन दिनों आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि हम सब के घरों में इतनी पत्रिकाएं आया करती थी। इतनी ज़्यादा कहानियां हम सब आपस में पढ़ते थे, सुनाते थे। बड़ा दिलचस्प सा माहौल हुआ करता था। बिल्कुल। तो उसी माहौल में हम लोग भी पलते बढ़ते थे। कुछ कहानी की किताबें जो है, कुछ मैगजीन्स जो है घर पे हम अप्पा हमें खरीद के देते थे, कुछ हम लाइब्रेरी से ले आके पढ़ते थे। तो ऐसे पढ़ने में दिलचस्पी हम चारों भाई बहनों को खूब होने लगी। उसके बाद घर में एक हादसा हो गया, अप्पा का एक्सीडेंट हो गया। तो घर में चीज़ें बहुत कम होने लगी। बिल्कुल, मतलब दूसरे बच्चों की तरह हम बाहर नहीं जा पाते थे। अ, आपको पता ही है कि घर में जब कमाने वाला सदस्य जो है वो बिस्तर पे आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी जो अम्मा है, उनको मैं लौह महिला कहती रही हूँ, हालांकि उनको गुजरे हुए भी 26-27 साल हो गए। उन्होंने इतना बढ़िया इसका उपाय निकाला कि हमारे वो दिन जो बहुत उदास और बहुत अ, दुखी होकर वो हम गुजार सकते थे, पर उन्होंने उसमें एक इतना बढ़िया एक एंगल निकाला कि हम सबके लिए बहुत खुशनुमा बना दिया। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के लिए हम लोगों को उकसाती रहती थी। बिल्कुल। कि कभी हम सबको कहती थी कि अच्छा चलो, हम दूसरे बच्चों की तरह जो है वो कहीं जा नहीं सकते, तो चलो हम लोग घर पे बैठ के पिकनिक मनाते हैं। तो घर में भिलाई के बड़े घर हुआ करते थे, उसी के आंगन में बैठ के कभी कुछ खाना वाना बना दिया, दोशा के साथ कुछ चटनी बना के दे दी। कभी उन्होंने सफ़ेद पन्ना हम सबको पकड़ा दिया कि चलो, क्या फ़र्क पड़ा, गर्मी की छुट्टियों में हम कहीं नहीं जा पाए, तुम लोग बैठ के कहानियाँ लिखो। तो मुझे याद है कि वो 7वीं की गर्मी की छुट्टियां थी।
और अम्मा ने हम सबको जो है दो दो सफ़ेद कागज़ दिया और कहा कि इसमें जो है आप लोग कहानियाँ लिखिए और हम सब मिलके एक मैगज़ीन तैयार करेंगे। सॉरी सॉरी। तो उस दिन जो है सब ने कहानियां लिखी। उस दिन मेरी दो बड़ी बहनें हैं, मेरी दीदियां हैं, एक मैं हूं, मेरा भाई है। हम सब ने कहानियां लिखी और अपनी अपनी कहानियां अप्पा और अम्मा को पढ़ के सुनाया। तो जो बीच वाली दीदी थी उसने कहा मैं अब कहानी नहीं लिखूंगी, मैं चित्र बनाऊंगी, ड्राइंग बनाऊंगी। ठीक है। बड़ी वाली बहन ने कहा उसको पढ़ने के लिए बहुत था, वो तब सीनियर क्लासेस में आ चुकी थी, उसने भी अगले दिन छुट्टी मांग ली। भाई ने कहा कि चलो मैं भी लिखता हूँ, मैं और जयंती साथ में लिखेंगे। तो उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में हर दिन मैंने कुछ न कुछ लिखना शुरू किया। 4 लाइन लिख देती थी, कभी छोटी सी कविता, कभी कुछ कहानी, और हमारे अम्मा अप्पा को रोज हम पढ़ के सुनाया करते थे। भाई ने भी एक क्रम करीब 10 दिन जारी रखा, फिर उसने हाथ उठा दिया, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग मेरा साथ बहुत देते थे, शाम को इंतजार करते थे कि मैं क्या लिख के लाऊंगी और सबको कैसे पढ़ के सुनाऊंगी। तो एक सोचिए ना, पूरी छोटे से परिवार की बैठक है और उसमें जो है खाना खाने के बाद इस तरह की कुछ बातें चलती रहती थी। तो उसी बीच शायद 1 महीने बाद मैंने एक कहानी लिखी थी, धांसू के आंसू। बहुत हल्की सी कहानी की याद है कि धांसू जो है वो छोटा सा एक लड़का है, उसके पिता है जो बड़े मुच्छड़ वाले, पिता कुछ उससे वादा करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बच्चा बड़े बड़े आंसू रोने लगता है। खूब मजे की कोई कहानी थी। अप्पा को पढ़ के कहानी बहुत मजेदार लगी वो, तो उन्होंने कहा कि चलो ये कहानी तुम जो है लोटपोट में भेज दो। उन दोनों लोटपोट बच्चों की एक पत्रिका हुआ करती थी, और वो कहानी मैंने साफ साफ लिख के लोटपोट में भेज दी। और मजे की बात, लोटपोट में कहानी छप गई और मुझे 45 रुपए का मनी ऑर्डर भी मिल गया। वो एक ऐसी शुरुआत थी मेरी जिंदगी की जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ स्किल सिखा दिया कि आप किस तरह उदासीन भरे दिनों में भी पॉजिटिव रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। और छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, उनसे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा अनुभव था मेरे लिए, और इस अनुभव के साथ मैं बड़ी हुई। हालांकि कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन कहानी लेखन में या पत्रकारिता में अपना करियर बनाऊंगी। हम सब पढ़ा करते थे, मैंने भी कॉमर्स में बीकॉम किया, एमकॉम किया, बैंक में नौकरी भी मिल गई, पर तब तक हम सब लोग भिलाई से बॉम्बे आ चुके थे और मुझे, मेरे मुंह में खून का स्वाद लग चुका था। मुझे पता चल चुका था कि लेखन की दुनिया और पत्रकारिता की दुनिया भी होती है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में तब ट्रेनी जर्नलिस्ट चाहिए थे, मैंने अप्लाई किया और धर्मवीर भारती थे उस समय संपादक के, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वो खूब हंसे। वो कहने लगे मैं पहली बार एक साउथ इंडियन लड़की को देख रहा हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी और इतनी शुद्ध हिंदी में बोल रही है, और इससे भी ज्यादा जल्दी बोला करती थी मैं उन दिनों। और मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में क्या एक जादू की छड़ी आ गई है बिल्कुल। तो घर जाके जब अम्मा को मैंने बताया कि मैं बैंक में नहीं मीडिया में नौकरी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नौकरी करनी है, जहां मन हो वहां करो। तो इस तरह से मीडिया में मैंने अपना करियर बनाया। अब तो ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं बिल्कुल। और कई उतार चढ़ाव देखे मैंने। जिस नंदन को बचपन में खरीद के पढ़ते थे, उस नंदन के संपादक बनना, हिंदुस्तान जैसे अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर बनना, उपन्यास, कहानी, पॉडकास्ट, स्टोरी टेल और अमेजॉन ऐप, इन सब के साथ जुड़ना। तो ये सब मुझे लगता है एक यात्रा रही है, और इस यात्रा को मैंने भरपूर एंजॉय किया है। और यहाँ बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं, डॉक्टर सुनीता कुमारी, मुझे भाग्यम जी भी दिख रही हैं। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। मैं शायद बात करते हुए बार बार आप लोगों को अभिवादन नहीं कर पाऊंगी, पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप मुझे इस तरह सुन पा रहे हैं। मतलब मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अंशु जी, गंगाराम राजी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता कुमारी ने इतना सुंदर बुके भेज दिया है। तो आज मैं आपको बच्चों की 3 कहानियां सुनाने जा रही हूं, और इन 3 कहानियों का मैंने एक क्रम ऐसा रखा है कि एक तो छोटे बच्चों की है, एक उससे थोड़े बड़े बच्चों की है, एक और बड़े बच्चों की है। 3 बच्चों की 3 कहानियां, तीनों संक्षिप्त कहानियां होंगी मेरी।
आप लोग सुन के बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं शुरू करना चाहूंगी अपनी पहली कहानी से। कहानी है भाग सनी भाग। सॉरी, मैं अपना आईपैड एडजस्ट कर रही थी जरा कि देख के पढ़ सकूं। एशली चूहा बूढ़ा और बीमार हो चला था। एक दिन उसने अपने पोते सनी को बुलाया और उसे अपने पास बिठाकर कहा, सनी, तुम्हें आज मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि इस बिल के अलावा दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैं डरता था कि बिल से बाहर निकलते ही तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैंने तुमसे ये भी झूठ कहा था कि चूहे सिर्फ दौड़ना जानते हैं। सच बात तो ये है सनी कि चूहे पानी में तैर भी सकते हैं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा और मेरे बाद तुम्हें अकेले ही सबका सामना करना होगा। इससे पहले कि छोटा नन्हा सनी कुछ समझ पाता, दादाजी मर गए। सनी ने पहले कुछ दिनों तक बिल में जो कुछ था वो खाकर गुजारा। उसके खाने पीने का इंतजाम तो दद्दू ही करते थे। जब भी वे बिल से बाहर जाते, दरवाजे पे बड़ा सा ईंट रख जाते। सनी ने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, बस दद्दू से सुन रखा था कि बाहर उसके दुश्मन रहते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन है बिल्ली। सनी ने आज तक तो बिल्ली की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसने डरते डरते बिल के दरवाजे पे रखा ईंट हटाया और बाहर निकला। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर थी, कितनी रोशनी। सन्नी खुशी से भागने लगा। भागते भागते उसे सामने ढेर सारे लड्डू पड़े नजर आए। सन्नी गप्पा गप लड्डू खाने लगा। इसके बाद उसकी नजर पड़ी एक थाल में रखे मठरियों पर। वो एक के बाद एक मठरी मुंह में रखकर कुतरने लगा, कुछ फेंकने लगा और खाते 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 उसका पेट भर गया। लेकिन मन तो नहीं भरा, पर अब उसे जबरदस्त नींद आने लगी। दरअसल वो पूरन हलवाई की दुकान थी। सन्नी के दद्दू उसके लिए खाना वहीं से लाते थे, लेकिन कम कम। उन्हें लगता था सन्नी को ज्यादा गरिष्ठ खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। सन्नी ने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बिल जाकर वापस सो जाए। उसने आसपास घूम के देखा। उसे एक भूरे रंग की रजाई सी नजर आई। सनी रजाई के पास पहुंच गया। वो रजाई नहीं थी, सुनहरे भूरे रंग की सोना बिल्ली थी। वो पूरन हलवाई की पालतू बिल्ली थी। दोपहर को खूब खा पीकर वो भी सोने की तैयारी कर रही थी, इसलिए सनी को देखकर उसके मुंह में पानी नहीं आया। सनी ने रजाई पे सिर रखा तो सोना थोड़ा सा हट गई। छुटकू सनी भी सरक कर उसके पास आ गया और भोलेपन से बोला, मुझे ना चमकी नींद आ रही है। अगर तुम दुश्मन को आते देखो तो मुझे जगा देना। सोना के कान खड़े हो गए। दुश्मन? कहीं ये छोटा सा चूहा पड़ोस में रहने वाली बूजो कुत्ते की बात तो नहीं कर रहा? और सोना डरती थी तो बस बूजो से डरती थी। अब उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और सनी मजे से सोने लगा। पूरन हलवाई कढ़ाई में समोसे तलने बैठा तो वो ये देखकर चौंक गया कि सोना बिल्ली की गोदी में सिर रखकर बदमाश चूहा सो रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हट हट यहां से। सनी की आंख खुल गई।
और वो जोर से चिल्लाया, भागो रे भागो, दुश्मन आया। जैसे ही वो कूदा, सोना उछलकर खड़ी हो गई और उसके पैर से ठोकर लगकर बड़ी वाली कढ़ाई लुढ़कने लगी। सनी ने लुढ़कती हुई काली कढ़ाई को देखकर समझा कि यही है बिल्ली, उसकी दुश्मन। लपक कर सनी पूरन की पगड़ी में घुस गया। पूरन पगड़ी झटकने लगा। सनी अब उसकी कमीज में घुस गया। पूरन खड़ा हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। सनी की समझ में ही नहीं आया कि वो बच के जाए तो जाए कहां। काली कढ़ाई तो झूमती हुई उसी के पास आ रही थी। आनन फानन वो एक छलांग मारकर पानी की टंकी में कूद पड़ा। उसे लगा अब डूबा तब डूबा। तब उसे याद आया, दद्दू ने कहा था चूहे पानी में तैरना भी जानते हैं। उसने फौरन हाथ पैर मारना शुरू किया। जैसे ही टंकी की दूसरी तरफ पहुंचा, कूदकर बाहर निकला। तब तक पूरन कढ़ाई को काबू में कर चुका था और अब सोना को डांट रहा था, तुम्हारे नाते चूहा अंदर कैसे आ गया। सोना कुछ कुछ मुंह झुकाए शर्मिंदा सी हुई बैठी थी। पूरन के वहां से जाते ही सनी सोना के पास आया और बड़े प्यार से उसके कंधे पे चढ़ गया। हमारी दुश्मन बिल्ली चली गई ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया। सोना के गाल पे पुच्ची देकर सनी ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और बिल की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के बाद सोना सोचती रही, हट चूहा, आप सबसे क्षमा चाहती हूं, अचानक लाइन कट गई मेरी। जी, बस लास्ट लाइन यही है इसकी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सोना के गाल पे पुच्ची देखकर सनी ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और बिल की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक सोना सोचती रही कि नटखट चूहा किसे दुश्मन कह रहा था। लीजिए, तो मेरी पहली कहानी ये थी, भाग सनी भाग। ये जो कहानी है मैंने ये सोच के लिखी थी कि ये छोटे बच्चों की कहानी है जिनकी उम्र 6 से 8 साल होगी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग के कमेंट भी आ जाते तो मुझे अच्छे लगते बिल्कुल। दूसरी कहानी से सुनाने से पहले मैं 2-3 लाइनों में अपनी करियर की यात्रा और लेखन की यात्रा के बारे में भी बताना चाहूंगी। 30 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। भिलाई से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली की जो यात्रा रही उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया आने वाली जिंदगी के लिए, और इस तरह से भी तैयार किया कि किस तरह कहानी की दुनिया में, खासकर बच्चों की कहानी की दुनिया में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि जब मैं बचपन में बच्चों की पत्रिकाएं पढ़ती थी, पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा, तब भी ऐसी कहानियां आती थी जिनसे हम सबको बहुत मजबूती मिला करती थी। लगता था कि हाँ, कहानियों के किरदार की तरह हमें जिंदगी में बनना चाहिए। तो मेरा हमेशा मानना है कि कहानियां जो है, और खासकर किरदार, ऐसे होने चाहिए जो आज के बच्चों को डिपिक्ट करे। मतलब कहानी में अगर मैं आज से 100 साल पहले के बच्चों के बारे में कुछ लिखूंगी या वो दुनिया दिखाऊंगी तो एक तरह से फैंटेसी की कहानी हो जाएगी। तो मैं अपने थॉट प्रोसेस में यही पाती हूं कि कहानी में एक लेखक को लगातार इवॉल्व होते रहना चाहिए। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि कहानी के प्लॉट नए हो, आज के बच्चों के बारे में कहानी लिखी गई हो और उसकी भाषा ऐसी हो जो आसानी से उनकी समझ में आ जाए बिल्कुल। तो ये दूसरी जो कहानी है मेरी, वो है जादू वाली आजादी। तो इस कहानी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये 8 से लेके 12 साल तक के बच्चे, 8 से लेके 13 साल तक के बच्चे, उनको उनकी सोच के या उनके बारे में या उनकी जिंदगी का एक टुकड़ा मैंने पेश करने की कोशिश की।
तो मेरी दूसरी कहानी है जादू वाली आजादी। मुझे बस आप लोगों से ये कमेंट चाहिए कि मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ रही, मेरी रफ्तार ठीक है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि अगर आपको रफ्तार और थोड़ा और मैं रुक के पढ़ूं, अगर आपको लग रहा है कहीं कोई मेरे उच्चारण में या कहीं कोई संशोधन चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जादू वाली आजादी शुरू करती हूं। बाबिल को पता था कि आज उसकी प्यारी दादी उसे दादाजी का बेल्ट पहनने को देंगी। दादाजी के बेल्ट में ऐसा था क्या? बाबिल इस साल पूरे 11 का हो गया था। बचपन से उसने दादाजी के बारे में न जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी। बाबिल के दादाजी जादूगर थे। वे अफ्रीका से जादू सीखकर आए थे और अपने साथ लाए थे एक जादुई बेल्ट। बाबिल हमेशा दादी से पूछता, बताओ न दद्दू, बेल्ट में ऐसा था क्या? दादी मुस्कुराकर कहती, तेरे दादा हर साल 15 अगस्त को बहुत बड़ा जादू का शो करते थे। मैं तुझे इसी दिन बेल्ट पहनने को दूंगी, तब तुझे पता चलेगा कि वो कैसे करते थे जादू। साथ में दादी ने ये शर्त भी लगा दी, हमेशा लगाती थी वो शर्त, इस बार भी लगा दी थी कि बाबिल तुम पहले 11 साल के हो जाओ, बेल्ट बांधना तो सीख लो। तो अपने जन्मदिन के पहले बाबिल ने रटना शुरू कर दिया, दादी इस बार आप मुझे जादुई बेल्ट दोगी ना? बाबिल के पापा वहीं बैठे थे। वो थोड़े गुस्सा हो गए, ये क्या माँ, आप भी इसके दिमाग में क्या भर रही हैं? भला पापा के बेल्ट में ऐसा क्या था? बाबिल के पापा को जादू से कोई लेना देना नहीं था। वो स्कूल में पढ़ाते थे और चाहते थे कि बाबिल के सिर से भी जादू का भूत उतर जाए। 15 अगस्त का दिन आ गया और सुबह सुबह बाबिल पापा के साथ स्कूल चला गया। स्कूल के प्रोग्राम के बाद लौटकर सीधे दादी के पास गया। दादी पहले प्रॉमिस पूरी करो आप अपनी। दादी उसे चुपके से अपने कमरे में ले गई। बिस्तर के नीचे से पुराना संदूक बाहर निकाला। उसे खोलते ही बाबिल की आंखों में चमक आ गई। दादी ने संदूक के नीचे से अखबार में लिपटा एक लाल रंग का बेल्ट निकाला। बेल्ट जगह जगह से घिस चुकी थी। बाबिल निराश हो गया, इतनी पुरानी बेल्ट, इसे देखकर तो मेरे सारे फ्रेंड्स हंसेंगे। दादी बोली, बाबिल ये तेरे फ्रेंड्स को दिखाने के लिए नहीं है, इस बेल्ट को छिपा कर पहनना, इसके बाद तू देख। बाबिल सिर झुकाए बैठा रहा। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे दादाजी कहते थे ये आजादी की बेल्ट है, तुझे कुछ नहीं करना होगा, ये अपने आप तुझसे करवा लेगा। देखो मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा ये बेल्ट पहनने दूंगी, तुम मुझे बताना कि तुमने इस बेल्ट को पहनकर क्या नया किया। बाबिल ने बड़े बेमन से दादी के हाथ से पुराना रंग उड़ा बेल्ट लिया। जीन्स के ऊपर बेल्ट लगाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी। ऊपर से टी शर्ट पहनकर वो कमरे से बाहर निकला। घर के बाहर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। उसके दोस्त शाम ने, चल यार पतंग उड़ाते हैं, आजा, आया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे चैप दौड़ता हुआ आया। चैप उनकी घर में काम करने वाले माली का बेटा था। बाबिल भैया प्लीज पतंग उड़ाओ ना, आप पतंग उड़ाओगे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी खेल लूंगा। उसकी बात सुनकर बाबिल घर के अंदर से अपनी पतंग ले आया। चैप ने जल्दी से पतंग तैयार किया और उसका पतंग आसमान में उड़ने लगा। चैप के हाथ में डोर थी। वो खुशी से बोला, भैया आज तक मैंने किसी की पतंग नहीं काटी, आज तो कटेगी ना? बाबिल ने हाँ कहा और देखते ही देखते चैंप ने श्याम की पतंग काट ली।
चैंप खुशी से उछलने लगा। बाबिल आगे चल पड़ा। अब उसे भी अच्छा लग रहा था। सड़क के पार कई बच्चे नजर आए। एक छोटे से बच्चे की निगाह सामने होटल की तरफ थी। बच्चा जोर से कह रहा था, आहा, गरम गरम समोसे और जलेबी, काश मुझे खाने को मिल जाए। बाबिल कमर पर हाथ रखे खड़ा ही था कि होटल के अंदर से एक महिला आई और सब बच्चों को दोने में समोसे और जलेबियां रखकर देने लगी। बच्चे खुश होकर खाने लगे। बाबिल की आंखें चमकने लगी। वो हुर्रे कहता हुआ दौड़ने लगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कुछ बच्चे सड़क किनारे कागज की नाव चला रहे थे तो कुछ सड़क पे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक बाबिल ने देखा थोड़ी दूर पर एक पिल्ला नाली के पास पानी में डूब रहा है। बाबिल जितनी देर में वहां पहुंचता पिल्ला पानी में डूब जाता, पर अचानक पिल्ले के पास एक कागज की नाव आ पहुंची और पिल्ला उसे थामकर तैरने लगा। बाबिल ने पास जाकर पिल्ले को गोद में उठा लिया। पिल्ला उसकी गोद में कूं कूं करने लगा और उसे चाटने लगा। बाबिल को लगा कि सच में दादाजी की बेल्ट करामती है। उसे जल्द से जल्द दादी को जाके ये बताना होगा। बाबिल गोद में पिल्ले को लिए घर पहुंचा। दादी कमरे में बैठ के पढ़ रही थी। बाबिल दौड़कर उनके गले लग गया। दादी, सच में दादाजी का बेल्ट जादुई है। पता है आज इसने कितने लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं। दादी हंसने लगी। बाबिल, बच्चे, मैंने तो तुमसे यूं ही कहा था कि ये बेल्ट जादुई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि अगर तुम मन से सच्चा सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो हर बार अच्छा काम होगा। बाबिल ने अविश्वास से दादी की तरफ देखा। तो आज जो हुआ वो जादू नहीं था। दादी उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटू, जादू कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यही है असली आजादी, समझे? बाबिल सिर हिलाने लगा। वो वाकई अब बड़ा हो गया था। मेरी दूसरी कहानी थी और शायद इस कहानी के पीछे कहीं ना कहीं अम्मा के दिए हुए वो सारी नियामतें भी याद थी मुझे कि जादू आपके अंदर होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब अच्छी अच्छी बातें होती है आपके साथ। और आज के संदर्भों में तो ये बात करना और भी जरूरी है, क्योंकि हम जो पिछले 8 महीने से जूझ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात मेरी मोबाइल के थ्रू हो रही है, तो आप बताइए ना, जिंदगी हमें कहाँ ले आई है भाई। हाँ, आसपास देखिए कितनी मायूसी है। कोई कह रहा है सैलरी कट, कोई कह रहा है नौकरी चली गई। हम में से किसी को नहीं पता कोरोना चाची कब जाएगी, है ना। और देखते देखते दिल्ली में वापस जो है नंबर्स, केसेस बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे माहौल में हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, परिवार को, आसपास समाज को कैसे पॉजिटिविटी दें? और देना जरूरी है भाई, क्योंकि हम सब मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये महामारी यहाँ से जाएगी जाएगी। वापस हम सब नॉर्मलिटी की तरफ आएंगे ही। जो नुकसान हो गया, लेकिन आगे हमें सोचना पड़ेगा। तो आशावादी बने बिना, उम्मीद को अपने पास रखे बिना हम सब आगे की कैसे सोच सकते हैं? और मैं ये जेन्युइनली फील करती हूँ कि अगर आप अपने घर में खुशी का माहौल बनाए रखेंगे तो घर में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो क्या हुआ, जो कम पैसे हैं, आप किसी को दिवाली पे बहुत बड़ा उपहार नहीं दे पा रहे, घर में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, पर भी फिर भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। घर के जितने लोग हैं साथ बैठ के कुछ प्लान कर सकते हैं। जैसे हमारी माँ ने जो है वो आइडिया निकाला था, उस तरह से मुझे लगता है कि हम में से हर कोई सोच सकता है कि ये जो दिन है, इन दिनों को हम बेहतर कैसे बनाएं, आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार हों। तो मेरी तो कोशिश यही होती है, चाहे लेख लिखूं या कहानी लिखूं या किसी भी तरह से कहीं बात करूं, ये कहूं कि ये दिन
ऐसे ही नहीं रहेंगे, आने वाले दिन वाकई अच्छे होंगे। मेरे पास कितना समय बचा है? मुझे लगता है मेरे पास 10 मिनट का समय बचा है। मैं अपनी तीसरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे इसलिए भी पसंद है कि लिखते समय मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने भाई बहनों के साथ हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाई दिल। हाँ, नाम थोड़े अलग हैं, थोड़े मजेदार से रखे हैं बच्चों की कहानी के हिसाब से। तो ये सुनिए और सुन के बताइएगा। कहानी का शीर्षक का टाइटल मैंने रखा है कच्चे आलू। आप समझ जाएंगे 2 पैराग्राफ के बाद की कहानी का नाम कच्चे आलू क्यों है। वो 4 भाई बहन थे, राका, बंटी, गोगा और चीनी। उसके पापा उस छोटे से शहर के स्कूल में पढ़ाते थे। उसकी मम्मी एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। 12 साल की राका पढ़ने में अच्छी थी और सबसे बड़ी थी, इसलिए मम्मी के काम पर जाने के बाद अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना उसी का काम था। बंटी और चीनी तो खैर उसका कहना मानते थे। बस गोगा था जो अक्सर उससे झगड़ने लगता। वो भी किस बात पर? खाने को लेकर। गोगा को लगता राका दीदी उसे कम प्यार करती है, इसलिए उसे कम खाना देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर गोगा इस बात पर हमेशा अपनी मम्मी से राका की शिकायत करता। राका को उस दिन मम्मी की डांट पड़ गई। मम्मी ने ऑफिस जाते समय राका से गुस्से से कहा, तुम गोगा का ख्याल नहीं रखती, रोज बेचारा भूखा रह जाता है। देखो, कल रात को भी वो रो रहा था, स्कूल में भूख लगने की वजह से उसे चक्कर आ गया, वो ठीक से एग्जाम भी नहीं दे पाया। राका ने धीरे से कहा, मम्मी, गोगा को मैं उतना ही देती हूँ लंच जितना बंटी और चीनी को। उसका पेट राक्षस के जैसे बड़ा है। तो मम्मी नाराज हो गई, छोटे भाई के लिए ऐसा नहीं करते। राका को गोगा पर बहुत गुस्सा आया, बिना वजह मम्मी की डांट खिलवा दी। सबके लिए स्कूल का लंच पैक करते समय राका ने गोगा के लंच बॉक्स में 2 कच्चे आलू रख दिए। मनी मन मुस्कुराकर सोचने लगी, बच्चों अब आएगा मजा। गोगा ने लंच बॉक्स लेने के बाद सोचा, मम्मी की डांट के बाद आज जरूर राका दीदी ने कुछ ज्यादा दिया होगा खाने को, भारी भी लग रहा है डब्बा। लंच टाइम तक रुकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। किसी तरह लंच टाइम की घंटी बजी तो गोगा ने लपकते हुए अपना लंच बॉक्स खोला। सामने रखे आलूओं को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि आज उसे ये खाना पड़ेगा। दूसरे बच्चे कच्चा आलू देखकर हंसने लगे। गोगा ने आलू काटकर खाने की कोशिश की, पर उससे खाया नहीं गया। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। दूसरे बच्चे अपने घर से लाया लजीज लंच नाश्ता खा रहे थे और गोगा कच्चे आलूओं के साथ संघर्ष कर रहा था। गोगा से खाया नहीं गया, लेकिन उसे जम के भूख लगी थी। कच्चे आलू को अपनी मुट्ठी में भींच के वो क्लास के बाहर निकल गया। स्कूल से बाहर निकलकर वो सीधे पहुंचा अपनी मम्मी की दुकान में। दुकान स्कूल के सामने ही थी। मम्मी दुकान के काउंटर में खड़ी होकर कुछ लोगों को नई साड़ी दिखा रही थी। मम्मी ने उसे नहीं देखा, वो काउंटर के पीछे जाके छिप गया। वहां उसे नजर आया दुकान के मालिक का लंच बॉक्स। उससे रहा न गया, उसने धीरे से लंच बॉक्स खोला। स्टील के डब्बे में आलू के पराठे, आम का अचार था। बैठे बैठे उसने पराठे चटकर डाले और जेब से निकालकर कच्चे दांत से कटे आलू डिब्बे में रख दिए। खा पीकर पेट भर गया तो धीरे से वो बाहर निकल गया और स्कूल पहुंच गया। सब बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो राका को देखकर थोड़ा अचरज हुआ कि गोगा कुछ कह क्यों नहीं रहा। राका को बुरा भी लगा कि आज उसके छोटे भाई, बेचारे भाई को कच्चा आलू खाना पड़ा। शाम को मम्मी जब दुकान से लौटी तो थोड़ी परेशान थी। गोगा उनके पास पहुंच गया और मुंह फुलाकर बोला, पता है मम्मी, दीदी ने आज मुझे लंच में क्या दिया?
मम्मी झल्ला गई। राका ने तो तुझे वही दिया होगा जो मैं बना के गई थी। पर पता है मेरी दुकान के मैनेजर के लंच बॉक्स में आज क्या था? कच्चे आलू, वो भी कटे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे ने आलू कुतर कर रख दिए हों। इसके बाद मैनेजर ने फोन करके अपनी पत्नी से खूब लड़ाई की। हम सबका मूड ऑफ हो गया। इस बात को सुन के राका के कान खड़े हो गए। मम्मी, क्या कहा? कच्चे आलू मैनेजर के खाने में? हाँ, क्यों पूछ रही हो? यही ना कि कोई किसी को कच्चे आलू लंच में कैसे दे सकता है। वही तो। गोगा अचानक जोर से हंसने लगा। किसी की समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहा है। अगले दिन राका ने स्कूल जाने से पहले लंच पैक करते समय गोगा के लंच बैग्स में कैरम बोर्ड की 10 गोटियां रख दी। गोगा ने स्कूल जाते समय अपना लंच बॉक्स बजाकर देखा। वो समझ गया आज दीदी ने फिर से शैतानी की है। उसने चुपके से अपनी छोटी बहन चीनी के बैग से उसका लंच बॉक्स निकाला और अपना उसके साथ बदल दिया। लंच टाइम में चीनी ने अपना लंच बॉक्स खोला तो खाने की जगह कैरम की गुटियां देखकर वो बुक्का फाड़ के रोने लगी। उसके दोस्त समझाने लगे चीनी अच्छी बच्ची थी। सबने अपना लंच उसके साथ बांट लिया। चीनी स्कूल से घर आई तो उसने रोते रोते ये बात राको को बताई। राका समझ गई कि ये सब उसके चंट भाई गोगी का किया धरा है। देर तक वो सोचती रही गोगा को कैसे सबक सिखाया जाए। मम्मी उसके लिए ज्यादा खाना तो बनाएंगी नहीं। उसने अपने और चीनी के पराठे से एक एक गोगा के डिब्बे में रख दिया। गोगा ने उस दिन जब लंच बॉक्स खोला तो 4 पराठे देख के बहुत खुश हो गया। उसने चक्कर खाया। इसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वह वहीं स्कूल में सो गया। मैथ के सर ने उसे अपनी क्लास में सोते देख लिया और उन्होंने उसे क्लास के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया। शाम को गोगा स्कूल से वापस आया तो उसके पांव खड़े हुए थे। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? इतने सुस्त क्यों हो? आज भी कम खाना मिला क्या? गोगा ने राका की तरफ देखा पर कह नहीं पाया कि आज की मुसीबत कम नहीं, ज्यादा खाना है। अगले दिन सुबह सुबह गोगा राका के पास आकर बोला, दीदी आप ना मुझे न कम खाना देना न ज्यादा। राका हंसने लगी, तो फिर कच्चे आलू दूं? और गोगा मुंह छिपाकर वहां से भाग गया। तो ये थी मेरी तीसरी कहानी। तो 3 कहानी में 3 तरह के एज ग्रुप के बच्चों को मैंने डील करने की कोशिश की। अब थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहूंगी अपने बारे में। उसके बाद मुझे लगता है आप सब काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं। इतवार का दिन होता है, दिवाली पास आने वाली है, सबके पास काफी सारे काम होंगे घर के करने के लिए। तो जो बात बीच में मेरी छूटी हुई थी अब मैं बात वहां ले आती हूँ कि अब जो बच्चों की कहानी लिखी जा रही है, एक तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेरे बहुत सारे लेखक जो मैं देख रही हूँ, भाग्यम जी है वो रेगुलरली हमारे लिए लिखती हैं, नंदन के लिए लिखती हैं बिल्कुल। तो देखिए कहानी बहुत अच्छी आ रही है लेकिन नए लेखक नहीं आ रहे हैं। जिस भी लेखक से आप कहते हैं कि बच्चों के लिए कहानी लिख दीजिए, उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब हम बड़ों की कहानी लिख रहे हैं तो अब बच्चों की कहानी कैसे लिखें। तो एक तो ये भी है कि हमारे यहाँ बच्चों की मैगजीन्स बंद हो रही है। बच्चों का साहित्य जो है वो प्रकाशक बहुत कम छापते हैं और खासकर हिंदी में तो हम सब ने अपने समाज को ऐसा बना दिया है कि हम अपने बच्चों को न हिंदी पढ़ने की किताबें देना चाहते हैं, न हिंदी को डेवलप करने के बारे में हम कुछ सोचते हैं। जब पूरा समाज, पेरेंट्स, स्कूल ये सोचने लगे कि बच्चे हिंदी क्यों पढ़े, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, हिंदी तो वैसे भी उन्हें आ ही जानी है, हिंदी पढ़ के उनके करियर तो कोई बहुत अच्छा बनना नहीं है। तो इस सोच को बदलना होगा। ये शुरुआत हमें बिल्कुल पेरेंट्स और टीचर के लेवल पे करनी होगी कि बच्चे जो है हिंदी पढ़ना सीखे, हिंदी की कहानियां पढ़े, हिंदी की कहानियां माता पिता और बाकी सब लोग उनको खरीद के दें, उनके साथ पढ़े, उनके साथ समय बिताएं। अगर ये बहुत जल्द नहीं होगा तो मान के चलिए कि हिंदी में बच्चों का साहित्य लेखन कम हो जाएगा। पॉडकास्ट और ऑडियो में तो ये बना रहेगा,
थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ने की जो विधा है और पढ़ के बच्चे जो आगे ग्रेजुएट होते हैं, मतलब कहानी सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, वो आदत उनको लग ही नहीं सकती। वो तेजी से ये समाज की जो सोच है वो वापस आ रही है। हम के नुकसान क्या हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कहानी पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। मैं चाहती तो ये थी कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में कम से कम 10 से 15 बच्चे जुड़े होते। भाई हम सब तो जानते ही हैं बच्चों की कहानियां, हम सब ने तो पढ़ के बड़े हुए हैं, हम लेखक हैं, पाठक हैं। तो हम उन तक कैसे कहानियां पहुंचाएं जिन तक एक्चुअली पहुंचाना जरूरी है। भाई कच्चे आलू में गोगा या राका से मैं आइडेंटिफाई करूं जरूरी नहीं है, बट वो बच्चा जो हमारे आसपास ही 11-12 साल का, वो भी तो करे। तो उनकी दुनिया इतनी तेजी से हमने बदल दी है, तो हमें जरूरी है कि हम रुके, ठहरे, सोचे कि आने वाले दिनों में हम कहानी लिखकर या उनको कहानी की किताबें देखकर क्या हासिल कर पाएंगे। तो एक सवालिया, एक क्या कहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आप सबकी इजाजत लेना चाहूंगी। आप सबको कैसी लगी कहानियां, प्लीज मुझे बताएं, और उम्मीद है कि आप सब से जुड़ने का मुझे आगे भी मौका मिलेगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और देर तक मेरे साथ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत प्यार और बहुत स्नेह।